आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे रोजगार की। हम लगातार इस कार्यक्रम के जरिए आपको बता रहे हैं कि इस संकट काल में, इस संक्रमण काल में, इस कोरोना काल में सबसे ज्यादा जो मार पड़ी है वो नौकरियों पर। बेरोजगारी का आंकड़ा 12 करोड़ तक भी पहुंच गया था। लगभग 27% हो गई थी बेरोजगारी दर। 6.1 को कहा जाता था 45 साल का सबसे उछला स्तर है, और ये दर 27% भी पहुंच गया था। 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए थे। हालांकि सरकार ये आंकड़े जारी नहीं कर रही थी, ये CMIE के आंकड़े थे। अब CMIE कहता है कि लॉकडाउन जैसे जैसे ईज हुआ है, लॉकडाउन 4 में कुछ रियायत मिली, अब अनलॉकडाउन 1 भी पूरा हो गया है, तो लोग नौकरियों पर आने लगे। 2 करोड़ लोग वापस नौकरियों पर आए हैं, लेकिन 10 करोड़ लोग अब भी बेरोजगार हैं। लेकिन सरकार इस बारे में बात नहीं करती। सरकार कहती है देखिए, हमने मनरेगा की मद 61,000 करोड़ रुपए बजट में प्रावधान किया गया था मनरेगा के लिए। आप मनरेगा जानते ही हैं, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी स्कीम है ये। अब ये 61,000 करोड़ का जो आवंटन किया गया था, इसे 40,000 करोड़ और बढ़ा दिया सरकार ने। तो सरकार ये कह रही है कि देखिए, मनरेगा के जरिए आपको रोजगार मिलेगा। ये बात और है कि मनरेगा में आपको 100 दिन का रोजगार मिलता है और 201 रुपए प्रतिदिन आपको मिलते हैं। ये कोई परमानेंट नौकरी नहीं है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन राजनीति हावी हो गई है। सोनिया गांधी ने कहा कि देखिए, मनरेगा की उपयोगिता का भरपूर फायदा उठाए, उसका इस्तेमाल करे सरकार। तो सरकार बोली, आपका मनरेगा क्या था? मनरेगा तो सही मायने में हमने लागू किया है। ये तेरा आधार मेरा आधार, तेरा मनरेगा मेरा मनरेगा की लड़ाई हो रही है। इसके हर पहलू में मैं जाने वाला हूं, लेकिन पहले सुनिए सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने क्या जवाब दिया। सोनिया जी, आपकी सरकार में और नरेंद्र मोदी की सरकार में क्या अंतर है? आपकी सरकार काम शुरू करती है और काम ठीक नहीं करती। हम उसी काम को और इंप्रूव करते हैं और ठीक प्रकार से करते हैं। अब देखिए मनरेगा की बात, 7, 8 और 11, 12 में 2,252 करोड़ रुपए खर्चा हुए इनएडमिसिबल वर्क पर, जो नहीं होने चाहिए थे। और हमारी सरकार ने क्या किया कि आज मनरेगा का सारा पेमेंट सीधा बैंक अकाउंट में जाता है। तो मनरेगा के नाम पर बही खाते लेकर उतर गए हैं। पर मनरेगा पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक बयान दिया था, वो भी मैं आगे सुनवाने वाला हूं। लेकिन यह लड़ाई शुरू कैसे हुई? सोनिया गांधी ने एक खत लिखा था, और सोनिया गांधी ने इस खत में, इस पत्र में क्या लिखा, उसका लब्बो-लुबाब भी अब मैं आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन पर। मौजूदा केंद्र सरकार के 6 साल और उससे पहले भी लगातार मनरेगा की उपयोगिता साबित हुई है। मोदी सरकार ने इसकी आलोचना की, इसे कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन अंत में मनरेगा की उपयोगिता और इसकी सार्थकता को स्वीकारना पड़ा है। अब ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, मेरा आधार तेरा आधार, मेरा मनरेगा तेरा मनरेगा क्यों? और मजदूरों पर राजनीति पार्ट 2 शुरू हो गई है क्या? क्योंकि मनरेगा को हम मानकर चलते हैं कि इसमें मजदूरी मिलती है, मजदूरी का काम होता है। मैं डिग्निटी ऑफ लेबर का बहुत बड़ा पैरोकार हूं। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मेहनत से, ईमानदारी से कोई भी आप काम करो, अपना रोजी रोटी कमाते हैं, तो आप सच्चे देशभक्त हैं, आप राष्ट्रवादी हैं। लेकिन यहां पर राजनीति कुछ और ही हो रही है, और उस राजनीति में जाऊं और चर्चा आगे बढ़ाऊं, उससे पहले मैं एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं कि मनरेगा में नौकरी दी जा रही है ना, वो कैसी नौकरी और कौन कौन लोग वो नौकरी मांग रहे हैं। मेरे सहयोगी राजीव रंजन किसी परिचय के मोहताज नहीं। माहौल क्या है, वो माहौल टटोलने की लगातार कोशिश करते हैं। गांव देहात, गली कूचों में जाते हैं। कल वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के ग्रामीण इलाकों में गए मनरेगा की सच्चाई जानने के लिए, और किस तरह के लोग
मनरेगा में 201 रुपए प्रतिदिन की दिहाड़ी के लिए लाइन लगाए बैठे हैं, टकटकी लगाए बैठे हैं। ये देखिए। बीबीए के बाद कोई नौकरी मिली नहीं मिली? नहीं मिली थी सर, ऐसी ही मिली थी 8-7 हज़ार की, उसमें ही कर रहे थे। पहले कर रहे थे नौकरी, जब लॉकडाउन लग गया तो छूट गई नौकरी। और फिर गांव आए, गांव आने के बाद देखा कोई काम नहीं है, घर दिक्कत है, परेशानी, घर का खर्चा नहीं चल पा रहा, तो ग्राम प्रधान के द्वारा नरेगा काम चल रहा था, उसमें हम काम करने लग गए। फिर आपने एमए किस सब्जेक्ट में किया? हिंदी साहित्य। तो फिर इतना पढ़ने के बाद ये मजदूरी करने का फैसला क्यों किया? सर आर्थिक स्थिति नहीं कमज़ोर है कि उसकी वजह से करना पड़ रहा। बीएससी हुआ सर 2018 में कंप्लीट। तब से फिर क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे थे ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। हाँ। सर उसी की पढ़ाई कर रही हैं। अब पैसे नहीं है, दिक्कत चल रही है घर में, तो आना पड़ रहा है सर काम। एसएससी की कोचिंग कर रहे हैं? लॉकडाउन की वजह से पैसे खत्म होने के बावजूद इसीलिए इसमें काम करने लगे हैं सर। तो आप मुखर्जी नगर रहते थे? जी। हाँ जी। तो वहाँ से कब आए? वहाँ से लॉकडाउन लगा है तभी आए थे। यहाँ पे देखा कि घर में शॉर्टेज चल रही है, इसलिए हम यहाँ पे काम करने के लिए आ गए। तो आप देख रहे हैं राजनीति किस बात पर हो रही है। मनरेगा में हम नौकरी दे रहे हैं, मनरेगा में वो दरअसल नौकरी तो है नहीं, वो मजदूरी है। और मजदूरी के लिए भी कौन लाइन में लगे हुए हैं? बीबीए हिंदी साहित्य में एमए किया हुआ, बीएससी किया हुआ, एसएससी की तैयारी करने वाले लोग 201 रुपए के लिए मोहताज हैं, और हम राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। और राजनीतिक चर्चा शुरू करूं, आज राजनीतिक चर्चा भी मैं करूंगा। राजीव, आपको उम्मीद थी ऐसे लोग भी मिलेंगे? मतलब बेबसी का ऐसा आलम, आपको अंदाजा भी था कि ये मिलेगा आपको? देखिए संदीप, इस तरह की खबरें मेरे कई ग्राम प्रधान जानने वाले हैं, वो इस तरह की खबरें उनसे मैं बात करता था तो वो बता रहे थे कि एक तो प्रवासी मजदूर जो वापस गए हैं बड़े शहरों से, उन्होंने जॉब कार्ड बनवाया है गांव में। दूसरे वो कह रहे थे कि पढ़े लिखे बच्चे जो गरीब मजदूरों के बच्चे थे। प्रवासी मजदूरों की बात मैं समझ सकता हूं, यहां भी मजदूरी कर रहे थे, अपने गांव अपने देश जाकर भी मजदूरी करेंगे। मैं ये कह रहा हूं, लेकिन जो ये आप दिखा रहे हैं, ये रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर है। वो इसलिए है मैं ये जो बच्चे थे गरीब माँ बाप के थे, इनमें रेहड़ी पटरी चलाने वाले और दूसरी जगह मजदूरी करने वालों के ये बच्चे हैं। वो मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे। और दूसरी जगह जब वो बीबीए कराया, हिंदी साहित्य में एमए कराया, बीएससी कराई, वो खुद वापस आ गए गांव। हाँ। उनके पास काम नहीं। तो बड़ी तस्वीर मिस कर रहे हैं ना हम। रोजगार सृजित नहीं हो रहे हैं, नौकरियां जा रही हैं, नई नौकरियां क्रिएट नहीं हो रही, पढ़े लिखे बच्चे मजदूरी करने को मजबूर हैं, और हम राजनीति पर उतारू हैं। बिल्कुल, हम इसको अब हम तुम्हारा मनरेगा हमारा मनरेगा। वैसे तो संदीप, पहली बात तो यह है कि आजकल हम जैसे भी हैं, जो भी है न्यूज़ 24, कम से कम हम मनरेगा पर स्टोरी कर रहे हैं और डिबेट कर रहे हैं। अपने आप में यही बड़ी बात है। आप देश के दूसरे चैनल्स जो इस वक्त चल रहे होंगे, वहां क्या डिबेट चल रही है, आप बधाई के पात्र हैं कि हमेशा ऐसे मुद्दे उठाते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप जाकर के देखें, ये एक गांव में बुलंदशहर के जुनैदपुर गांव की बात कर रहा हूं, जब मैं वहां से निकला तो उन पढ़े लिखे बच्चों ने मुझसे कहा कि सर बगल वाले गांव में भी जाइए, हमारे साथी पोस्ट ग्रेजुएट जो वहां पे हैं वो भी मनरेगा में इनरोल्ड हैं। और आपको मैं बता रहा हूं कि आप किसी भी गांव में जाएं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक ग्राम प्रधान से बात की है, तो उन्होंने भी बताया कि उनके यहाँ बीएड और बीटेक लड़के भी अपने आप को उन्होंने जॉब कार्ड बनवाया। ये मुझे याद आता है, पिछले साल की खबर थी राजीव, जयपुर में माली की नौकरियों की एडवर्टाइजमेंट हुई। 17,500 लोग, एक ही वाजपेयी 17,500, उसमें एमए, एमएड, एमकॉम, बीकॉम, वो सब कतार में खड़े थे माली की नौकरी पाने के लिए। अब मैं दर्शकों अपने मेहमानों का परिचय भी करा दूं। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन, देश के सबसे युवा कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, बीजेडी के राज्यसभा सांसद, नौकरशाह रह चुके हैं, आईएएस रह चुके हैं, डॉक्टर अमर पटनायक मेरे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा निखिल डे, ये किसान मजदूर शक्ति संगठन चलाते हैं, उसके सह संस्थापक हैं, वो भी मेरे साथ हैं। और ए.के. वाजपेयी, एलजेपी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता, स्टूडियो में मेरे साथ हैं। तो राजनीतिक बहस तो मैं करूंगा शाहनवाज हुसैन,
पर राजीव रंजन जो ये तस्वीरें लेकर आए हैं, आप मनरेगा का ढोल पीट रहे हैं, उसमें नौकरी मिल जाएगी। नौकरी तो होती नहीं है, मजदूरी होती है। नौकरी मिल जाएगी, कौन कतारों में खड़ा है? बीएड, हिंदी इतिहास में, हिंदी साहित्य में एमए, बीएससी, ये लोग खड़े हैं और हम राजनीति पर उतारू हैं। शाहनवाज हुसैन, आवाज जा रही है आपके पास? जी जी, आपने राजीव रंजन जी से पूछा मुझसे? नहीं, आपसे पूछा मैंने। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, कल भी मैं आपके साथ डिबेट में आने वाला था, लेकिन कल बैठ नहीं पाया था मैं। आज आपने विषय बहुत अच्छा चुना है, मैं आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये जो डिबेट होगी सार्थक होगी और वो लोग भी जो लोग अपनी नौकरी छोड़कर कोरोना के टाइम में सब कुछ छोड़कर गांव लौटे हैं, वो भी आपका डिबेट देख रहे हो। लेकिन किसने शुरुआत की? शुरुआत की कांग्रेस ने। मेरा मनरेगा आप चला रहे हैं। आपने मनरेगा के बारे में ये कहा था, आपने मनरेगा के बारे में ये कहा था। पहले दिन देश के प्रधानमंत्री का बयान आपको निकालकर चलाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा था हम उसे खत्म करना चाहते, हम उसी दिन कर देते, क्योंकि हम जानते थे कि गांव में देहात में वो नौकरी होती। जब मैं विपक्ष में था, सांसद था। ना 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 शाहनवाज हुसैन, अब रोकूंगा। शाहनवाज हुसैन, हल्के से मैं प्रधानमंत्री की आधी बात कहकर नहीं निकलने दूंगा आपको। प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा मैं चलाऊंगा, प्रधानमंत्री ने कहा विफलताओं की प्रतिमा है। अभी पूरा बयान मैं सुनवाता हूं, मैं हर चीज तैयार करके रखता हूं। आपने कहा कि चलवानी चाहिए थी, लो अभी चला देता हूं। प्रधानमंत्री का बयान सुनवाइए, क्या कहा था मनरेगा के बारे में। सुनिए सुनिए सुनिए। कभी बंद मत करो। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। आजादी के 60 साल के बाद आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा। ये आपकी विफलताओं का स्मारक है और मैं गाजे बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा। तो ढोल पीटते रहेंगे। कांग्रेस की विफलताओं का स्मारक है, लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजा। आप कहां भेज रहे हैं? मनरेगा में गड्ढे ही तो खुदवा रहे हैं और कह रहे हैं नौकरी दे दी, एहसान कर दिया। आप क्या कर रहे हैं चौधरी जी? हाँ, जहां से मुझे आपने रोका था मैं वहीं से शुरू होता। मैंने कहा देश के प्रधानमंत्री को अगर इस योजना को रोकना होता तो उस दिन ही रोक देते, लेकिन तब जो मनरेगा था पार्लियामेंट के फ्लोर पर मैंने ही नोटिस दिया था और चर्चा हुई थी मनरेगा पर, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैंने बोला था। वहां तंज कस रहे थे प्रधानमंत्री, तारीफ नहीं कर रहे थे मनरेगा की, तंज कस रहे थे। सर मैं भी तंज कसूंगा बहुत सारा, जरा सुन तो लीजिए आप। हाँ। मैं तो आपका गेस्ट हूँ सर, आपने मुझे बुलाया है, बोलने दीजिए सर। आपने निमंत्रित किया मुझे बोलने के लिए, तो मैं जरा बोल लूं उस पर। मैं कह रहा हूं कि चर्चा हुई थी पार्लियामेंट में, हमने कहा था मनरेगा सही है, लेकिन मनरेगा में जो भ्रष्टाचार है उसे हटाना है। गड्ढा खोला, मिट्टी डाला, मिट्टी फिर ऊपर का मिट्टी भरने में डाला, यानी पूरा पैसा चला जाता था भ्रष्टाचार। हमने उसको इतनी अच्छी योजना बनाई कि आज उससे सिंचाई के लिए काम हो रहा है, उसके अंदर कई कंपोनेंट जोड़े। तो मनरेगा भी गांव के लिए एक अच्छी योजना बन गई चौधरी जी। तो उसको हमने जारी रखा और हमने इसके अंदर जो भ्रष्टाचार का कंपोनेंट था उसको पूरी तरह निकाल के अलग कर। मतलब ये रोजगार सृजित किए हैं आपने। 2 करोड़ रोजगार का हर साल का जो वादा था, 12 करोड़ रोजगार सृजित हो जाने थे, तो रोजगार के नाम पर गड्ढे खुदवाने का काम आपने लोगों को दे दिया। प्रोफेसर साहब आप बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं। आप अगर एडिटर न होते यहाँ तो आप
पढ़ते और हम लोग जाके स्टूडेंट की तरह सुनते, आप इतने ज्ञानी हैं। लेकिन प्लीज मेरी बात तो पूरी होने दीजिए हाँ सर। बोलिए ना। मैं जानता हूं कि मैं आपसे कह रहा हूं कि वो जो एक मिनट सर, शाहनवाज हुसैन, ये बोलिए बोलिए, आप बोलिए। जो गांव के अंदर काम होता है उस काम के लिए योजना बनी। हम लोग सांसद रहते हुए किसी योजना को देखा, उसकी कमियां को, त्रुटियों को, मैं नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उस योजना में से त्रुटि निकाल दी। आज गांव में, पंचायत में, तालाब खोदने में, बहुत से कामों में इस योजना का बड़ा उपयोग हो रहा है। आज देश के वो बहुत काम आ रही है। जहां तक रोजगार का सवाल है, वो एक आपका ये सही है कि इस कोरोना के टाइम में बड़ी तादाद में लोगों के रोजगार भी आए हैं, क्योंकि लोग रोजगार करने के लिए प्रवासी बने थे। अपना घर द्वार छोड़कर कोई आना नहीं चाहता। घर द्वार छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर अगर वो कहीं गया तो वो कमाने के लिए गया। देश में रोजगार था तभी तो ये बेरोजगार होकर गए। ये जो मजदूर थे ये बेरोजगार नहीं थे। जिसकी संख्या आप बता रहे हैं वो सब मजदूर कामगार ही थे, काम में लगे थे। और कोरोना के टाइम में जरूर कुछ लोगों का रोजगार छिना होगा। राजीव रंजन जी ने वो जो रिपोर्ट की है, मैं वो सही की होगी। लेकिन हम लोग जब सरकार में आए, हमने स्वरोजगार की बात कही। हमने कहा 11.2 मिलियन न्यू जॉब्स हम करेंगे। 2015 और से 18 के बीच में हमने जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है उस पर जोर दिया। हाँ, और करीब पकोड़े तलने पर, 55% पान बनाने पर बहुत जोर सेल्फ दिया। एम्प्लॉयमेंट बनाया। जो वुमेन, मैं पूरा कर लूं सर। और करीब इसमें महिलाओं को भी रोजगार मिले, स्वरोजगार पर जोर दिया। हाँ, और अभी हाँ। तो आत्मनिर्भर भारत का जो पैकेज आया ना, बिल्कुल चौधरी जी, बिल्कुल, मैं ये तो समझ गया, हिंदुस्तान मैं की समझ तस्वीर गया। को बदल देगा। अमर हिंदुस्तान पटनायक की स्क्रीन तस्वीर को पर बदल देगा। स्वरोजगार पर जोर है। अमर पटनायक, स्वरोजगार, पकोड़ा तल दो, पान बना दो, ये स्वरोजगार है। अब गड्ढा खोद दो, इसको भी रोजगार बताया जा रहा है। मैं गलत तो नहीं कह रहा, मैं ज्यादा तल्ख तो नहीं हो रहा हूं, या मैं ज्यादा कड़वाहट का इजहार तो नहीं कर रहा हूं, या फैक्ट्स बता रहा हूं यहां पर। अमर पटनायक, देखिए संदीप जी, आपको ये हम लोगों को सब जानना होगा कि अभी जो आप देख रहे हैं नरेगा के ऊपर, वो तो इमरजेंसी रिस्पांस है। कोविड के सिचुएशन में जैसे बेरोजगारी हुआ, लोगों को नौकरी नहीं मिला, तो इसलिए नरेगा में आके डिप्लॉय हो रहे हैं। लेकिन नरेगा का जो काम है, आप पढ़ेंगे तो उसका गाइडलाइन, इट इज फॉर अनस्किल्ड लेबर, इट इज नॉट फॉर सेमी स्किल्ड और फॉर फुल्ली स्किल्ड लेबर। अभी जो सिचुएशन हुआ है, नौकरी जब नहीं है बिकॉज ऑफ दी लॉकडाउन और कोविड के वजह से, तो ये इमरजेंसी रिस्पांस के हिसाब से ये लोग जाके उसमें काम कर रहे हैं। लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है कोविड से पहले भी था और खराब होते स्थिति जा रहा था। जब तक हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंप्रूवमेंट नहीं होगा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं बढ़ेगा, एंड ऑल्सो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि इनोवेशन के माध्यम से, एमएसएमई के माध्यम से नया एंटरप्राइजेस, स्टार्टअप्स कुछ नया बनेंगे, वो जब तक नहीं होगा वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होगा। यही जो आप बात कह रहे हैं ना डॉक्टर पटनायक, आप जो बात कह रहे हैं, यही बात कल एक इंटरव्यू दिया एमडी और सीईओ हैं एलएनटी के एसएन सुब्रमण्यम, उन्होंने भी यही बात कही, एम्प्लॉयमेंट वाया मनरेगास अ शॉर्ट टर्म सोल्यूशन। एब्सोल्युटली, ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। ये 100 दिन के आपको रोजगार मिल गया, दिहाड़ी मिल गई, रोजगार तो मैं कहूंगा नहीं, कोई पक्की नौकरी नहीं है जिस पर इतनी राजनीति हो रही है। इट इज ए लाइवलीहुड सपोर्ट, Yes. कॉल इट एज एन एम्प्लॉयमेंट, इट इज अ लाइवलीहुड सपोर्ट अगेंस्ट डेस्टिट्यूशन, अगेंस्ट खाना कुछ मिलेगा। बिल्कुल। और अखिलेश प्रताप सिंह, जो ये राजनीतिक बयानबाजी हो रही है ना, आपकी अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी कह दिया मनरेगा की उपयोगिता साबित हो गई है, इसका और इस्तेमाल कीजिए। आप क्यों नहीं इस्तेमाल कर लेते? राजस्थान में आपकी सरकार है, पंजाब में आपकी सरकार है, झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है, महाराष्ट्र में है। करिए 100 की जगह 200 दिन वहां पर नौकरी दिलाइए, खुद करके दिखा दीजिए ना। इम्प्लीमेंट तो राज्य सरकारें ही करती हैं, वो कर रही हैं जहां की भी राज्य सरकारें हैं। और सोनिया ने साफ साफ कह दिया कि श्रेय लेने की बात नहीं है। बात दरअसल में ये है कि आज वही योजनाएं काम आ रही हैं जिन योजनाओं या जिन 70 वर्षों का ये निंदा करते थे। चाहे मनरेगा है, आज काम आ रहा है। दूसरा खाद्य सुरक्षा कानून है,
वो आज काम आ रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, वही आज काम आ रही है। इंदिरा आवास जो पीएम आवास हो गया, वही काम आ रहा है। और इन सबको चलाने वाला पंचायत राज व्यवस्था, वही काम आ रहा है। आप मनरेगा क्या चला रहे थे, यही तो बात शाहनवाज हुसैन कह रहे हैं। वही तो वो तो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था, पैसे कमाने का जरिया बन गया था। आजीविका थोड़ा या सपोर्ट या रोजगार देने की बात थोड़ा थी उसमें। अब इन्होंने एक शब्द कहा, मोदी जी ने त्रुटियों को निकाला और इन्होंने नया मनरेगा किया जिसमें भ्रष्टाचार नहीं है। हम 10 सेकंड शाहनवाज जी को देते हैं, वो बताएं कौन सी चीज, कौन सी त्रुटियां उन्होंने खत्म की जिससे भ्रष्टाचार वो उनके जमाने में, हमारे जमाने में हो रहा था, इनके जमाने में रुक गया। सीधे खाते में पैसे जाने लगे। आपको शायद न पता हो, जब ये मनरेगा बना था तब भी किसी को कैश नहीं मिलता था, उसका अकाउंट खुलवा के उसके खाते में जाता था, जो ये लोग गुमराह करते हैं। और 2013 जनवरी से जब यूपीए की सरकार ने डीटीबी सिस्टम लाया, डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट स्कीम, तो अब से मनरेगा का वो पैसा जो चेक से जाता था उनके खाते में, चेक दिया जाता था, कैश नहीं दिया जाता था, उनको अपने खाते में, अकाउंट पे ही खाते में जमा करना पड़ता था, तब वो भुगतान लेते थे मजदूर। कोई ये लोग यही तो झूठ बोलते हैं बीजेपी के लोग। और जब 2013 आपके आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। 1 मिनट अखिलेश प्रताप सिंह, राजीव रंजन बीच में इंटरजेक्ट करना चाह रहे हैं। अखिलेश जी, इसमें मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि पहले जो योजना थी उसमें जब चेक जो आप बात कर रहे हैं, सही बात है कि अकाउंट से निकालना होता था, लेकिन ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी उस पर साइन करते थे। होता यह था कि वो मजदूर चेक लेके बैंक के ब्रांच ऑफिस में जाता था और प्रधान के आदमी वहीं बाहर बैठे रहते थे। जब वो कैश लेके आता था तो उसका कमीशन ले लेते थे। आज वो स्थिति नहीं है। मैं इसलिए ये कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं। जब देखिए मेरी बात अखिलेश जी सुन लीजिए, मेरा इससे कोई मतलब नहीं किस सरकार की। नहीं, आप सच बयान कर रहे हैं। मैं आपको और ये हकीकत आप भी जानते होंगे। जब कोई योजना, देखिए अखिलेश जी, जब कोई योजना बनती है उसमें लूप होल्स रहते हैं, आने वाली सरकारें आने वाले वक्त में उसको पाटा जाता है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि आपकी बात ये बिल्कुल दुरुस्त है कि अकाउंट में आता था, लेकिन वो चेक के थ्रू जब वो मजदूर लेने के लिए जाता था तो उससे वो कमीशनबाजी होती थी और बहुत सारे ऐसे काम 2-2 बार 3-3 बार कराए जाते थे। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और दूसरी बात मैं थोड़ी सी बता दूं कि ये जो मनरेगा की योजना है इसमें अभी भी 60-70% काम केवल मिट्टी का है और ये अप्रैल में जब खेत खाली होता है उसके 30-40 दिनों तक इसमें रोजगार मिलता है। अभी चूंकि अब ये कोइंसिडेंट है कि लॉकडाउन खत्म हुआ और इस वक्त मनरेगा का सीजन है जिसमें आप काम कर सकते हैं और फिर जब मैं काम की भी अभी पोल खोलने वाला हूं। उसी टाइम आपको अखिलेश प्रताप सिंह की बात पूरी कीजिए। देखिए, इन्होंने कहा कि चेक से जाता था, स्वीकारा इन्होंने, और लोग खड़े रहते थे, बैंक से पैसे ले लेते थे। अब आप ही अगर तनख्वाह लेने जा रहे हैं, आपके अकाउंट से कोई आपसे लूट ले तो इसको आप भ्रष्टाचार कहेंगे? इसको क्या भ्रष्टाचार कहेंगे? तो जो ये कहा जा रहा था कि पैसे उड़ जाते थे, रास्ते में लोग ले लेते थे, व्यवस्था में त्रुटियां तो थी ना। एक मिनट रुकिए, बात होने दीजिए। ये तो दादागिरी की बात बता रहे हैं। तो दादागिरी तो कहीं भी किसी के साथ भी हो रही है। नहीं, अब और 2013 से मुझे नहीं हो सकता। मेरे अकाउंट में पैसा आया, मैं जब चाहूं तब निकालूं। अब अरे तो वही मैं कह रहा हूं ना, 2013 से जब ये डायरेक्ट बेनिफिट स्कीमें चालू हुई तब से धीरे धीरे जितनी भी सरकारी स्कीमें हैं, चाहे वो पेंशन की हो, रोजगार की, कोई भी हो, सरकार के खजाने से यदि आप लाभार्थी हैं तो अब वो आपके खाते में ही ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो अखिलेश प्रताप सिंह मुझे ये बताइए, आपने ठीक है मनरेगा आपने शुरू किया, 2005 में मनरेगा की योजना लागू की गई। आपके जमाने में सिर्फ 21.5, प्रिसाइज फिगर बता देता हूं, 21.4% लोगों को ही फायदा क्यों मिला मनरेगा का, और मोदी सरकार के राज में 67.7, लगभग 2/3% लोगों को फायदा कैसे मिल रहा है? देखिए, पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब मनरेगा लागू हुआ था हिंदुस्तान में तो दुनिया की जब इकोनॉमी डूब रही थी तो इसी मनरेगा ने हिंदुस्तान की इकोनॉमी को संभाल के रखा। यूरोप और अमेरिका के तो पार्लियामेंट में भी मनरेगा डिस्कस हुआ था। बात होने दीजिए ना।
इसकी बढ़ाई तो अमेरिका के पार्लियामेंट में भी हुई थी, उससे एक्सपर्ट आके यहाँ के समझ के जाते हैं, बोले थे कि इंडिया में 21.4% को यूपीए फायदा हुआ, सरकार। आपके राज्य में 67.7% को एक फायदा हुआ मोदी राज एक में। मिनट देखिए किसने आप बेहतर लोग एक इस्तेमाल बात किया पकड़ते- मनरेगा का? हाँ वही मैं बता रहा हूँ, आप लोग एक बात पकड़ते हैं, जानकारी रहती नहीं है। पहले मनरेगा हम अज्ञानी सिर्फ हैं, थोड़ा ज्ञानवर्धन हाँ मैं कीजिए ना। बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ ना। पहले मनरेगा जब शुरू हुआ तो सारे जनपदों में भी नहीं शुरू हुआ था। पहले 50 जनपद में हुआ, फिर 100 जनपद में हुआ, फिर 200 जनपद में हुआ, एक चार जनपद में। फिर उसके बाद सिर्फ ग्रामीण का जो कृषि के या बंदे या ये छोटे मोटे जो गांव में काम होते थे वो होता था। फिर धीरे धीरे जिस भी कार्य में, चाहे वो इरिगेशन का हो, चाहे पीडब्ल्यूडी का हो, जो भी कार्य था, उस कार्य में यदि मिट्टी का कार्य है तो वो मनरेगा से कराया जाना सुनिश्चित किया गया। फिर इसका बजट और कार्य दिवस बढ़ते गए, क्योंकि सरकारों को भी इससे लाभ होने लगा। इन सब चीजों को उसमें 2013-14 तक इसको इंक्लूड कर दिया गया। 30,000 करोड़ का बजट देते थे, बीजेपी 60,000 करोड़, अब उसको जोड़ दो 40,000 करोड़ को, तो 1,01,000 करोड़। मैं पर आंकड़ों से लोगों को भ्रमित या कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं, मैं सीधी बात पर आता हूं। निखिल डे, जो ये लड़ाई लड़ी जा रही है ना मजदूरों के नाम पर, अभी तो मैंने रोजगार की बात की, अब मैं मजदूरों की बात पर आता हूं, विशुद्ध मजदूरों की बात करता हूं कि मनरेगा से मजदूरी मिल रही है, दिहाड़ी मिल रही है, अपने गांव चले जाओ वहां पर काम मिल जाएगा। आज मैं कुछ आंकड़े देख रहा था, हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि 100 दिन के काम की गारंटी होती है, इसलिए मैं कह रहा हूं ये रोजगार कोई पक्की नौकरी तो है नहीं। काम मिलता है 100 दिन का। पिछले 4 साल में राष्ट्रीय औसत क्या है? 50 दिन का काम भी नहीं मिला। एक बार 50 दिन से ज्यादा का काम मिल पाया है मजदूरों को। और इस साल की हकीकत, सरकार बड़ी ताल ठोक रही है, अरे 40,000 करोड़ 40,000 करोड़ और बढ़ा दिए। इस साल आज की तारीख तक सिर्फ 18 दिन का काम मिल पाया है, 18 दिन का। और राजनीति हावी है, क्योंकि लोगों को असलियत पता ही नहीं है, आंकड़े छुपाए जाते हैं। तो इसमें बात यह है कि ये कांग्रेस बीजेपी लड़ते रहे। अच्छी बात तो यह है कि कम से कम मनरेगा के तरफ दोनों का ये ध्यान है, चाहे कांग्रेस है बीजेपी है। सबको पता है इस समय जब सारे ये प्रवासी मजदूर और मजदूर गांव लौट रहे हैं, और गांव के भी मजदूर, ग्रामीण इलाके के भी मजदूर तड़प रहे हैं रोजगार के लिए, तो आज कम से कम एक ढांचा है जिसके तरफ ध्यान जा सकता है। हमारा तो हाथ जोड़ के निवेदन है इन सारे पार्टियों से कि इसको मजबूत बनाएं, क्योंकि भ्रष्टाचार आता है तो इन्हीं के कार्यकर्ता उन भ्रष्टाचारियों को बचाते हैं। भ्रष्टाचार आता है तो सरकारी कर्मचारी अधिकारी करते हैं, मजदूर नहीं कर रहे हैं। मजदूर तो काम करके अपना पैसा कमाना चाह रहे हैं। आज की तारीख में राजस्थान में, मैं आंकड़े बताऊं, वहां काम करता हूं, पिछले साल सारे 15 सालों में आज तक नरेगा में ज्यादा से ज्यादा 30-32 लाख लोग काम पे गए हैं। इस समय 51 लाख से ज्यादा लोग काम पे हैं, क्योंकि तड़प है मजदूरी के लिए, उसके बिना जी नहीं सकते। ये जीवन का एक रेखा बन गया है मनरेगा, और मनरेगा से काम भी अच्छे तरीके से हो सकते हैं, जिससे कोविड से लड़ सकते हैं। तो ये इसके बजाय लड़ने के लिए कि हमने किया और हमने किया, हमने अच्छा किया, दोनों मिलके आगे अच्छा करें और दोनों मिलके इसको बढ़ाएं। क्योंकि ये 40,000 करोड़ जो और दे रहे हैं, 1 लाख करोड़ जो हम दे रहे हैं, हम लोगों ने बजट के समय खूब आंकड़ों के साथ दिखाया कि सामान्य साल में 1 लाख करोड़ चाहिए, सामान्य साल में, नहीं तो हर साल लगभग 15-20% पिछले साल की मजदूरी बकाया रहती है, और महीनों तक मजदूर तड़पते हैं उनको मजदूरी नहीं मिलते हुए, कहते हुए कि 15 दिन के अंदर मजदूरी मिलनी चाहिए। तो काम दो डिमांड पर, मजदूरी दो समय पर, तो लोग इस समय जब बहुत तकलीफ में हैं तो वो ले सकेंगे और अपना घर चला सकेंगे, और वही पैसा आएगा ग्रामीण भारत और इकोनॉमी में, क्योंकि लोग मनरेगा के मजदूर पैसा लेके बाजार में जाएंगे और वो बाजार थोड़ा सा चलेगा। इस समय जो मंदी भयंकर है, जो बेरोजगारी है, उसमें भी मदद मिलेगी। पर निखिल, जो मैं सवाल पूछ रहा था, जिस स्टडी का मैंने यहां पर हवाला दिया है निखिल, कि 18 दिन का भी काम मिला, पिछले 4 सालों में 50 दिन तक का भी काम नहीं मिला है। आप जो आंकड़ा दे रहे हैं, और क्योंकि आप राजस्थान में काम करते हैं, आपका आंकड़ा दुरुस्त होगा कि कहां 31 लाख, अब 51 लाख लोग मनरेगा के तहत रोजगार पाने की चाहत रखते हैं। पर दरअसल कितनों को मिलता है, यह भी हमें देखना होगा ना, यह सुनिश्चित करना भी बड़ा चैलेंज है।
वो चैलेंज तो पैसों पर निर्भर है, क्योंकि अभी जो काम कर रहे हैं लोग, एक एक घर से दो तीन लोग काम कर रहे हैं, तो किसी भी जगह रोजगार नहीं है और वो सारे पार्टी के लोग जानते हैं। तो हमें इसको बढ़ाना पड़ेगा, हमें एक घर में से एक व्यक्ति नहीं लेकिन हर व्यक्ति को देना पड़ेगा। वैसे ही मनरेगा में एक प्रावधान है कि आपदा के दौरान 150 दिन करो, तो वो तो अनाउंस कर देना चाहिए सरकार को तुरंत कि 150 दिन नहीं, हम 200 दिन नहीं, यहाँ राजनीति हो रही है। बीजेपी से पूछोगे तो वो कहेंगे कांग्रेस वाले क्यों नहीं करते। कांग्रेस वालों से सवाल पूछो, मैंने अखिलेश प्रताप सिंह से सीधा सवाल पूछा, आप राजस्थान में ही 200 दिन कर दीजिए ना, उस सवाल का जवाब नहीं मिला। संदीप ये तो मैं तो नहीं, इसमें आप राजनीति के बजाय ये एक राष्ट्रीय मुद्दा बनाएं और आप कहें कि ये राष्ट्रीय मुद्दे में लोगों को रोजगार चाहने पर, मांगने पर क्यों नहीं मिलता है। 50 दिन से ज्यादा लोग मांगते रहते हैं, हमारे जैसे लोग जाते रहते हैं और हमें रोजगार नहीं मिलता है क्योंकि पैसा खत्म हो जाता है। तो केंद्रीय सरकार को तो पैसा का इस कानून में है कि केंद्रीय सरकार पैसों का, रोजगार के पैसों का 100% पैसा देगी। इस समय जब ये सारे आर्थिक पैकेज 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज में से 40,000 करोड़ दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। यदि इस कार्यक्रम को चलाना है ताकि ये लोगों को ताकत दे, पंचायतों को ताकत दे, पंचायतों उन पैसों से ऐसे काम करा सके ताकि ये कोविड वाली चीजों का सामना कर सके, ये एक बहुत बड़ा जरिया हो सकता है। बिल्कुल फेयर पॉइंट है अनुराग भदौरिया। राजनीति करने के बजाय एक तो 100 दिन कुछ होते नहीं, उसमें भी 18 दिन 4 साल में 50 दिन से ज्यादा का काम नहीं मिला है। राजनीति करने में हम मशगूल हैं। अरे 150-200 दिन काम दीजिए, काम मिले, जो लोग काम चाह रहे हैं उसे सुनिश्चित करें ना। उधर तो ध्यान है नहीं, मेरा मनरेगा तेरा मनरेगा करना है। संदीप जी मैं आपको बधाई देता हूं, आपके चैनल को बधाई देता हूं। कम से कम इस बुरे वक्त में जहां लोग राजनीति की बात कर रहे हैं, मुद्दे से ध्यान भटका रहे हैं, वहां आपने रोजगार की बात तो की कम से कम। और मुझे लगता है शायद बीजेपी वाले अगर इसको देख लें तो उनकी आत्मा तो कहीं ना कहीं, कुछ तो उनकी आत्मा में इंसानियत होगी तो रोएगी जरूर। जब बीटेक लड़का, एमटेक लड़का, एमबीए लड़का, पीएचडी लड़का, एमए किया हुआ लड़का, जिसने सपने सजाए थे भारतीय जनता पार्टी को चुनने के लिए, उसने अपनी जान लगा दी थी कि मेरे अच्छे दिन आएंगे, उसका अच्छा दिन यही होगा कि उससे गड्ढा खोदना पड़ेगा। उसे अगर पता होता है कि मेरे पिताजी मजदूरी करके मुझे बीटेक और एमटेक, एमबीए और बीबीए करा रहे हैं, वापस इस पापा की तरह मुझे भी वही मजदूरी जो उन्होंने पेट काट काट के फीस जमा की थी बड़े बड़े कॉलेजों की, और मुझे बाहर भेजा था कि नौकरी करने के लिए, दोबारा लौट के मुझे वही गड्ढा खोदना पड़ेगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि कभी पैसा ना खर्च करते हो, ना कभी एमबीए बीटेक करते हो, ना कभी भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी को इस देश में काबिज होने देते। मुझे लगता है कि अगर जरा सी आत्मा होगी भारतीय जनता पार्टी के पास, जरा सी होगी, अगर प्रधानमंत्री भी सुनते होंगे तो उनके अंदर अगर जरा सी भी आत्मा भारतीय जनता पार्टी के पास बची होगी तो रोएगी जरूर। नहीं रोएगी तो आप समझना अगर भगवान कहीं होगा तो इन पर पाप पड़ेगा, पाप के भागीदार ये लोग हैं। क्या आत्मा है, आप सोच सकते हो उन बच्चों का। जब मेरे जैसे व्यक्ति का आंसू आ जाता है कि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। मेरे पास एक बच्चा आया कल, कहता मैंने बीटेक किया है, कहता ड्राइवर की नौकरी दे दो। सोचो आप, लोग ड्राइवर की नौकरी मांग रहे हैं। इस हालत में आपने देश को खड़ा कर दिया है। और यहाँ पर देखिए आप भावुक हो रहे हैं अनुराग भदौरिया, सुबह से लेकर शाम तक मुद्दा भटकाते हैं आप। एक मिनट, आप भावुक हो रहे हैं, भावुक होने की बात भी है, पर यहां पर हो क्या रहा है, रोजगार की तो बात ही नहीं होती। मनरेगा भी ये मजदूरों का, कि मजदूरों का पलायन हुआ, मजदूर परेशान हुए, अब ये मर्रम पट्टी की जा रही है कि हमारा वोट बैंक ना खिसक जाए, इसीलिए सारे राजनीतिक दल मनरेगा की बात कर रहे हैं। रोजगार की तो बात ही नहीं हो रही। मनरेगा कोई रोजगार नहीं है। वही मैं तो कह रहा हूं कि मैं कह रहा हूं कि मनरेगा में काम करने के लिए लाइन लगाए पड़े हैं। ये देश के लिए शर्म की बात। आप कहते थे देश को हम विश्व गुरु बनाने जाएंगे, ये विश्व गुरु बना रहे। आप हमें ले जा रहे 1200 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में लेके चले गए आप मुझे, जहां हम 21वीं ईस्वी में खड़े थे, जहां हम चांद पे जाने की बात करते थे। आज बात करने लगे गांव में वापस लौट के गड्ढे खोदने की। इसको कहते हो कि आप हमारा देश उन्नति कर रहा है क्या? 2000 रुपए में और 5 किलो आटा चावल दे के आप लोगों से जिंदा रखने के लिए राजशाही चलाना चाहते हो देश के अंदर में? जिस तरह राजा होता था कि बाकी सब प्रजा है, उसको बस रोटी पानी देते रहो, राजा उसको खर्चा पानी महीने का देता रहेगा, राजा राजशाही करेगा, बाद बाकी प्रजा गरीब रहेगी। क्या पूरे हिंदुस्तान को गरीब बना देना चाहते हो? पूरे हिंदुस्तान को आप लेबर बना देना चाहते हो? सबकी जितना भी व्यक्ति है सबको एक लेवल पे लाके खड़ा देना चाहते हो? फिर से कहूंगा, डिग्निटी ऑफ लेबर का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन पढ़ा लिखा आदमी क्या गड्ढे खोदेगा या पकोड़े तलेगा? यही स्वरोजगार है।
यही आत्मनिर्भरता है क्या ए के वाजपेयी? ये एक पहलू है। देखो ये एक पहलू है। इसके साथ ये भी बात है कि अगर वही बीटेक लड़का नेट खोल ले, कम से कम उसमें 500 स्कीम्स हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ, ये जो मनरेगा की आप बात कर रहे हो, जल संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण, भूमि विकास, आवास निर्माण, लघु सिंचाई, बागवानी, ग्रामीण सड़क, इसी में से अगर एक चीज उठा ले और बैंक से लोन ले ले, देखो हमारे जो इस सरकार ने जो कमिटमेंट किया था, जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाने की बात थी, वो इसी नजरिए से बात थी संदीप जी। 2014 में 2 करोड़ रोजगार की जब बात थी तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात थी। उस वक्त जो विजन दिया था वो ये दिया था कि हम 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी उन्होंने, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसका आंकड़ा आज तक नहीं आया कितने रोजगार दिए। उसके लिए हमने क्या कहा कि सरकारी नौकरी तो अवेलेबल हो नहीं सकती, सरकार तो प्राइवेटाइजेशन की तरफ चली गई। जुमला था मतलब? नहीं, जुमला नहीं था। उसके बाकायदा जेन्युइन तरीके से प्रयास किए गए। और इसका एक छोटा सा एग्जांपल, हमने हर बैंक मैनेजर को डायरेक्शन दी कि आप हर दलित कोई आपके पास आएगा तो आपकी ब्रांच से एक दलित को आप 5 लाख रुपए का लोन देंगे। देखिए, ये ना करिए जैसे ये प्रवचन अभी अनुराग जी दे रहे, इनकी सरकार थी तो इन्होंने क्यों नहीं मनरेगा को ज्यादा दिन बढ़ा दिए, क्यों नहीं इन्होंने मजदूरी बढ़ा दी? हमने तो कम से कम 1 लाख करोड़ का बजट बना के दिया। और इस विपदा के समय में मजदूर, ये किसके लिए? ठीक कहा उन्होंने, अनस्किल्ड लेबर के लिए, जो गांव में गरीब गुरबा जिनके पास कोई रोजगार का साधन नहीं होता, ये उनके लिए स्कीम निकाली थी। और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके बारे में बोलेगी सरकार की रोजगार कितने दिए? मैं कहता हूं ये बड़ा आसान होता है। शाहनवाज हुसैन ने कह दिया 10 करोड़ रोजगार मजदूरों के ही गए। हर कंपनी में ले ऑफ हो रहे हैं, तनख्वाहें कट रही हैं और सरकार खामोश है। हम क्या करें? ये एज ए सामाजिक हम समाज का हिस्सा है। क्या ये हमारी जिम्मेवारी नहीं है कि अपनी चीजों को तरीके से लेके उसको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है? क्या बैंक लोन नहीं दे रही? पहले ये सही था कि डिसबर्समेंट नहीं हो पा रहा, हमने उसको भी ईज किया, हमने एक अलग से नोडल ऑफिसर बनाया, हमने एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया। मतलब लोन ले लो? नहीं, लोन नहीं, लोन लो, कुछ धंधा करो। हाँ, कुछ धंधा शुरू करो। ये तथ्य है बिल्कुल। नाले के किनारे अपनी वो स्टॉल लगा लो और चाय बना लो, उसमें जो गैस निकलती है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि आप ये जैसे मोबाइल है, इसका ये कवर बनाने का मुश्किल से 50,000 रुपए में कार्यक्रम हो सकता है। क्यों नहीं आप ये करेंगे? और ये 50,000 से बढ़ के 1 करोड़ भी जा सकता है। मतलब मेरा कहना यह है कि राजनीतिक पार्टियां, खासतौर से जो विरोधी पार्टियां हैं, ये प्रवचन देने का समय नहीं है। ये संकट की घड़ी में सबको एक साथ अखिलेश प्रताप सिंह, प्रवचन ना दीजिए, आप करके दिखा दीजिए ना। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। वही बात निखिल जी भी कह रहे हैं, 150 दिन कर दीजिए, 200 नहीं कर सकते। राज्य क्यों नहीं कर सकते? आप अपने राज्य में करके दिखाइए ना कि इतने दिन रोजगार देंगे हम मनरेगा में। सुनिए संदीप बाबू, ये कानून है, एक्ट है भारत सरकार का। इसमें कार्य दिवसों की संख्या बढ़ाने का अधिकार क्षेत्र भारत की सरकार को है, पहली बात। दूसरी बात, प्रवचन ये दे रहे हैं, बता रहे हैं कि लोग लोन ले लें और 4 डिपार्टमेंट गिना दिए कि उसमें फैक्ट्रियां खोल लें। अरे जनाब, जो फैक्ट्रियां इस क्षेत्र की थी, मीडियम स्मॉल और माइनर छोटे लघु वाली, वो बंद हो गई, उसको खुलवा दीजिए ना। ज्ञान दे रहे हैं कि लोग लोन ले लें। स्टेट बैंक के चेयरमैन का बयान आया अभी 10 दिन पहले कि कोई लोन लेने नहीं आ रहा है। लोन मार्केट होगा तब तो लेगा। कई करोड़ एमएसएमई बंद हो गई, उसको खुलवा नहीं पा रहे हैं। ये यहाँ प्रवचन दे रहे हैं कि नई फैक्ट्रियां खोल लीजिए, आप लोग लोन ले लीजिए 5 लाख 4 लाख। जो गांव में जो चीजें उपज हो रही हैं, छोटे छोटे, चाहे ये सब्जी की हो, चाहे मुर्गी की हो, चाहे अंडे की हो, चाहे मछली की हो, चाहे दूध की हो, उसका मार्केट बंद हो गया। सप्लाई जा ही नहीं पा रही बाहर, दूर। वो लोग बर्बाद हो गए। और ये बैठ के टीवी पे ज्ञान देते हैं कि इतने विभाग हैं, इसमें लोन ले लो। आप क्यों नहीं करके दिखाते? उस सवाल का अभी भी जवाब नहीं मिल रहा है। शाहनवाज हुसैन स्क्रीन पर। शाहनवाज हुसैन, पर मुझे ये बताइए, आप मनरेगा की ही बात करेंगे क्या? रोजगार पर सरकार चुप क्यों है? नौकरियां जा रही हैं ना, ये हकीकत है। मैं मनगढ़ंत कहानियां तो नहीं बता रहा हूं ना कि रोजगार जा रहे हैं, नए रोजगार सृजित नहीं हो रहे। सरकार खामोश क्यों है रोजगार के मुद्दे पर? देखिए, बहुत हेल्दी डिबेट हो रही है। आज अखिलेश प्रताप सिंह जी भी अपनी बात को तर्क के साथ रख रहे हैं। ये सही है, भदौरिया जी इमोशनल हुए। काश 5 साल जब हुकूमत में थे
देश के सबसे बड़े राज्य में कुछ नहीं किया इन लोगों ने, सपा ने। तो इसलिए इनको सत्ता से बेदखल कर दिया वहां लोगों ने। सिर्फ बड़ी बड़ी बात बड़ी बड़ी गाड़ी में बैठकर सपा के लोग करते रहते। रोल्स राइस में चलने वाले लोग सपा जो समाजवादी हैं उनकी सोच अलग है। टेलीविजन पे भदौरिया जी जरूर, बीजेपी वाले तो बस और रेल के जनरल डिब्बे में जाते हैं ना सारे अधिवेशन और रैलियों में। जी जनरल डिब्बा में। ये मैं सारे राजनेताओं की पूरी पब्लिक जानती है। ये लोग तो जो राजनेताओं का लाइफस्टाइल है वो पूरी दुनिया जानती है, मुझे कहने की जरूरत नहीं। ये किसी पार्टी विशेष की बात नहीं है। कितने चार्टर्ड प्लेन कहाँ कहाँ चलते हैं वो देश जानता है। सर मैंने आपको, चौधरी जी मैंने आपको थोड़ी कहा है। हाँ। मैं तो नहीं, मैं सबकी पोल खोल रहा हूँ। पार्टी को एक आईना दिखा रहा। हाँ। तो इमोशनल हुए। काश ये इमोशन मजदूरों के लिए 5 साल जग जाता। जब इतना बड़ा मैंडेट मिला था उत्तर प्रदेश के अंदर, तब तो आपस में लड़ते रह गए चाचा भतीजे, तब तो कोई ध्यान दिया नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ रोजगार पर, मनरेगा पर और आगे बात करनी है। ये नहीं, पहले रोजगार बताइए। रोजगार पर खामोश क्यों हैं? जी 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 2014 के बाद हमने कहा कि जो 15 से हमने मुद्रा लोन शुरू किया था, जिसका वाजपेयी जी ने जिक्र हर चीज में लोन, जिसको आपने कटा। अरे भाई कुछ लोग लोन नहीं लेना चाहते। जिस इलाके से आप आते हैं, जिस इलाके से मैं आता हूं, हमारा बिजनेस दिमाग नहीं चलता भैया, हाथ चलते हैं। थोड़ा बहुत दिमाग चलता है, पक्की नौकरी चाहिए, धंधा नहीं आता हमें। उनकी भी बात बता दीजिए ना। सबको ही एंटरप्रेन्योर बनाओगे क्या? आप वेस्टर्न यूपी से हैं और हमारे यहाँ भागलपुर में भी बड़ी काश्तकारी होती है। हाँ। हम जानते हैं किसानों को क्या क्या दिक्कत होती है। मैं आपको, मुझे अनइंटरप्टेड दे दीजिए। मैं जानता हूं कि आपके सामने कोई बात कहना आसान तो होता नहीं है, बीच में ही आप टोक देंगे। इसलिए मैं वही कहूंगा जो आप टोक न सके। मैं आपको कहूंगा कि 8 अप्रैल के बाद जो 2015 में हमने योजना शुरू की, उस योजना में मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, जो आर्थिक अखबार है फाइनेंशियल एक्सप्रेस, उसके 1 दिसंबर के मुताबिक 3 साल के अंदर 13 करोड़ लोगों को रोजगार का सृजन हुआ सिर्फ मुद्रा में। अच्छा, अब वो ठीक है, आप मजाक उड़ाएंगे, मैं मजाक पक्का उड़ाऊंगा के किनारे और चाय, बिल्कुल ताल ठोक के मजाक उड़ाऊंगा। हास्यास्पद खबर है ये, हंसने लायक खबर है ये। नहीं और उसमें भी गरीब लोगों को मिला। 55% लाभार्थी SC ST OBC से थे। और मैं बता दूं कि अभी जो आत्मनिर्भर भारत का पैकेज आया, उस पैकेज में भी हमें ये सही है। हम चौधरी जी आपके प्रोग्राम को गांव देहात में लोग ऐसे देखता है जैसे लोग इंतजार करते हैं कि चौधरी जी का प्रोग्राम आएगा। तो कम से कम जो उनको हमको कहने दीजिए, कहिए ना, समय दीजिए। तो मैं आपको ये कह दूं कि अभी हम लोगों ने कहा कि जो मुद्रा में भी RBI ने अभी किया कि 3 महीने का जो ऋण है उसके अंदर सहूलत देने की बात कही। 12 महीने की अवधि के लिए पुनर्भुगतान पर सिर्फ 2% ब्याज का विशेष प्रावधान अभी किया गया। फिर जो स्ट्रीट वेंडर, सुन लीजिए जरा, स्ट्रीट वेंडर हैं जो क्रेडिट डिजिटल भुगतान के लिए जो प्रोत्साहन हुआ, उसमें आपको बता दूं, ये कोविड के बाद का बता रहा हूं मैं आपको कह रहा हूं कि जो आपको मालूम है, कोई रेडी लगाने वाले को अब सीधे कहा गया बिना गारंटी के, जैसा कि बिना गारंटी के उसको 10,000 रुपया उपलब्ध कराया जाए, आसान क्रेडिट राशि, और उसके जरिए वो शहनवाज जी, मैं राजीव रंजन, चौधरी जी बोल रहे हैं। राजीव रंजन बोल रहे हैं। अच्छा राजीव जी, जी 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 अभी मैं 4 दिन पहले चांदनी चौक गया था। आपको मालूम है चांदनी चौक में सबसे ज्यादा देखा मैंने आपका प्रोग्राम। जी देखा मैंने आपका घोड़े वाला भी प्रोग्राम देखा। अच्छा, शादी वालों से मुद्दे पर रहिए, वो घुमा देंगे क्योंकि वो अभी सवाल से हटना चाहते हैं। बात बोलिए राजीव। छोड़ता नहीं हूँ। नहीं ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं चांदनी चौक गया था, वहां देखा मैंने आपका प्रोग्राम। वो रेहड़ी वालों का, ये मेरी बात सुन लीजिए, रेहड़ी वालों का ये कहना था कि सरकार ने जब 10,000 रुपए का ऐलान किया, हम बैंकों में गए तो उन्होंने कहा आपका रजिस्ट्रेशन कहां है, आपका रजिस्ट्रेशन कहां है। अब बताइए कि दिल्ली में कितने रेहड़ी पटरी वालों के पास रजिस्ट्रेशन है। आप कह रहे हैं आपको गारंटी नहीं देंगे, लेकिन वो कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन कार्ड कहां है आपका। और रेहड़ी पटरी वाले तो चोरी छुपे आपको, मैं रोक रहा हूं,
लाजपत नगर, सरोजनी नगर, चांदनी चौक, ये देश के बड़े रेहड़ी पटरी वाले बिजनेस वाले, आप एक रेहड़ी पटरी वाले का लाइसेंस दिखा दीजिए, एक का रजिस्ट्रेशन दिखा दीजिए, पुलिस को देख के, कमेटी वाले को देख के वो रेहड़ी पटरी वाले ऐसे भागते हैं जैसे जेब कतरे भागते हो। फिर वो गली में छुप जाते हैं, अपना सामान किसी टेबल के नीचे रख देते हैं और फिर जब वो लोग चले जाते हैं फिर वो ले आते हैं। आप उनको 10,000 रुपए किस आधार पर? शाहनवाज हुसैन 20 सेकंड में जवाब दीजिए मुझे। 2 सवाल और करने हैं अभी ब्रेक से पहले। मैं अपनी प्रशंसा करने को नहीं बैठा, लेकिन गूगल कर लीजिएगा, जो रेडी पटरी वालों के लिए पार्लियामेंट में एक बार चर्चा कराई थी, स्ट्रीट हॉकर पर मेरी 50 मिनट की स्पीच है। चौधरी जी तो मुझे 50 सेकंड भी नहीं देते हैं, बीच में ही टोक देते हैं, बीच में ऑर्डर कर देते हैं जज की तरफ। इसलिए मैं उसको बोलूंगा तो ये टोक देंगे, मुझे मालूम है। लेकिन मैं आपको बता दूं, स्ट्रीट जो हॉकर्स हैं, जो रेडी पटरी वाले हैं, उनके अंदर मैंने बहुत काम किया है। ये मत समझ जाइए कि मैं ऊपर से टपक कर नेता बन गया हूँ। मैं उनके गरीबों के बीच में काम करता हूँ। और मैं आपको बता दूं कि जो रेडी पटरी के लोग हैं, उनको 10,000 देने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, हम थोड़ा विषयांतर हो गए, मैं मुद्दे पर फिर से रहना चाहूंगा। 1 मिनट, डॉक्टर अमर पटनायक और निखिल डे स्क्रीन पर। ब्रेक लेना है मुझे, आप दोनों से संक्षेप में मैं जवाब चाहूंगा। मैं बात कर रहा हूं रोजगार की। मनरेगा में आप दिहाड़ी दे रहे हैं, वो देना चाहिए, वो और बढ़ाना चाहिए। रोजगार को लेकर सरकार आंकड़े नहीं बताती, डॉक्टर अमर पटनायक। फिर मुद्रा लोन का जिक्र होने लगता है, फिर फाइनेंशियल एक्सप्रेस की हास्यास्पद खबर भी दिखा दी जाती है कि 13 करोड़ लोगों को रोजगार मिल गया। आज तक हमें यह नहीं पता पिछले 6 साल में रोजगार सृजित कितने हुए। गलत कह रहा हूं क्या? आप तो पार्लियामेंटेरियन हैं, क्या फ्लोर ऑफ द हाउस पर यह फिगर दी गई है? नहीं, आप तो कह रहे हैं ठीक। जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेटा था वो तो आपको पता है काफी दिनों तक वो निकला आया नहीं था, छिपाए रखा। उसको फिगर के ऊपर, हाँ, उसको फिगर के ऊपर में ये है कि नीति आयोग उसके ऊपर फिर उसके ऊपर एक स्क्रूटिनी करने लगा, ये भी है। तो लेकिन हमको मानना पड़ेगा, मानना ही बिगेस्ट प्रॉब्लम हमारा ये है कि हम लोग मानते नहीं है कि देयर इज अ प्रॉब्लम। फर्स्ट थिंग यू रिकॉग्नाइज कि देयर इज अ प्रॉब्लम, और वंस यू रिकॉग्नाइज द प्रॉब्लम उसका सोल्यूशन निकालेंगे। आपको ये मानना होगा कि नरेगा अनस्किल्ड लेबर के लिए है। अभी जो सिचुएशन है उसमें सेमी स्किल्ड और स्किल्ड लोगों को दिया जा रहा है। लोगों के पास, जो निखिल जी कह रहे थे उसमें एक पॉइंट वो है जो भूल गए शायद बोलने की, लोगों के पास ये एक डिमांड ड्रिवन है। लोगों का सेल्फ ड्रिवन डिमांड लोग लेंगे तो काम लेंगे। क्यों नहीं ले रहे थे? क्योंकि मिनिमम वेजेस से, काफी स्टेट्स का मिनिमम वेजेस से भी रेट कम था। हाँ। तो लोग मिनिमम वेजेस में जाएंगे या इसी में आएंगे? इसीलिए लोग वहां पे आपको 50 जो देख रहे हैं, 18 जो देख रहे हैं। सेकंड पॉइंट ये है, आप सीएजी का रिपोर्ट देख दीजिए नरेगा में 2013-2015 में लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स यूज होते थे और उन लोगों को ही काम मिलता था, मशीन यूज करते थे, जो नहीं करना चाहिए। और ठीक है, मनरेगा की हमने चर्चा की है, पर निखिल मैं एक क्विक कमेंट आपसे, रोजगार की बात जो व्यापक मुद्दा है उस पर हम चर्चा नहीं करते। आर वी मिसिंग द वुड्स फॉर द ट्रीज? 100%। हमारा मेन निखिल एक चीज तो हमें समझना पड़ेगा कि जो लोग आज आ रहे हैं उनके पास कुछ भी नहीं है, इसलिए वो नरेगा में आ रहे हैं। और नरेगा में चाहे 18 दिन मिले या 50 दिन मिले, वो इसलिए वो 18 और 50 दिन लेने के लिए आ रहे हैं क्योंकि आज उनके पास रोजगार के कोई साधन नहीं है। हम ये रोजगार के सारे आंकड़ों को छिपा रहे हैं क्योंकि हम रोजगार का सृजन नहीं कर पा रहे हैं। कम से कम ये एक गारंटी है और इस गारंटी को तो एक बार ढंग से करना चाहिए और इसको ये नहीं ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए कि मिट्टी खोद रहे हैं। सारे किसान भी मिट्टी खोदते हैं और लेबर इंटेंसिव काम का एक बहुत बड़ा रोल है। नहीं, मैं उसको डिनाई नहीं करता। मैं डिग्निटी ऑफ लेबर की पूरी पैरवी करता हूं। सम्मान है जो लोग मेहनत करके अपना खून पसीना बहाकर ईमानदारी की 2 जून की रोटी कमाते हैं। लेकिन पढ़े लिखे लोग, उनकी रोजगार की बात हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं या क्यों नहीं करते हैं? और जो ये नौकरी ले भी रहे हैं ना, जो काम कर रहे हैं, भागते भूत की लंगोटी सही कि कुछ तो मिल जाए, बेचारगी में कर रहे हैं। मनरेगा पर राजनीति हो रही है। 201 रुपए प्रतिदिन, 100 दिन का काम 20,000 रुपए, उस पर हम राजनीति कर रहे हैं। बेरोजगारी की बात नहीं करेंगे। नहीं, हम राजनीति नहीं कर रहे। ये तो सोनिया गांधी जो चिट्ठियां लिख रही हैं, कभी कोई इश्यू उठा रही हैं, ये वो लोग करना चाहते हैं बिकॉज वो चाहते हैं कि सरकार के हर फैसले को क्रिटिसाइज करिए। देखिए, हम लोग जेन्युइन तरीके से
मजदूर साथियों की मदद करना चाहते हैं, चाहे मनरेगा के माध्यम से हो, मिडिल क्लास की हेल्प करना चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देना चाहते हैं। ये सरकार की नीयत है और उसके लिए काम भी कर रही है सरकार। अनुराग भदौरिया जी देखिए, मैं आपको साफ बता दूं, ये गवर्नमेंट की एजेंसी है, CMI की रिपोर्ट है कि 27.1% पे हमारी बेरोजगारी पहुंच चुकी है और ये बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे 50% पे आपको दिखाई देगी 5-6 महीने के अंदर में। 40 साल से जो नीचे का आदमी है, जो लड़के हैं जो नौकरी कर रहे थे, वो 48% बेरोजगार हो चुके हैं और जो 40 साल के ऊपर थे वो 52% लोग बेरोजगार हो चुके हैं। इसके मतलब देश के अंदर में 50% लोग बेरोजगार हो चुके हैं और हमें चिंता ही नहीं है। लोग सुसाइड करने पे मजबूर हैं, लगातार सुसाइडल बढ़ते जा रहे हैं। बाराबंकी में भी परसों 7 एक फैमिली के 7 लोगों ने आत्महत्या कर ली। कई ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार को चिंता नहीं। सरकार राजनीति किस बात पे कर रही है? बेरोजगारी पर, रोजगार के मुद्दे पर सरकारें ही नहीं, मैं पूरी ईमानदारी से अपने गिरेबान में भी झांकता हूं, मीडिया भी खामोश बैठा हुआ है, या ऐसा लगता है कि एवरीथिंग इज ऑल राइट, सब चंगा सी। रोजगार के मामले में सब चंगा सी नहीं है, सरकार को इसे प्राथमिकता बनाना होगा। इसी उम्मीद के साथ अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।